तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। दूसरा क्वेश्चन एक इजी है, इसे सोच के मतलब सॉल्व ना करना, सोच के करने की कोशिश करना। कहता भाई कि एक बैटरी है और यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब है ना, ये अपना बल्ब है और यहाँ से एक वायर जा रहा है कुछ ऐसा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। कहता है एक ये रीजन है, यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, एल लेंथ है इसकी, यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा ये बताना, सोच के बताओ जल्दी। सर ये जो एरिया है परपेंडिकुलर है सब इसके वायर के? हाँ ये एरिया परपेंडिकुलर है। ये भी जीरो होगा सर? कैसे? जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। बिल्कुल सही, जितना चार्ज एंटर कर रहा है उसका फ्लक्स होगा, जितना बाहर निकल रहा है उसका फ्लक्स होगा, दोनों कैंसिल आउट, बना जीरो। सही है ना? यस सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बताने से पहले एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो लिख लो, है ना, इसे घर में जाके करना, ठीक है? ठीक है सर। ध्यान से देखना बेटा। कहता है कि एक हमारी रिंग है और रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो है कैपिटल क्यू। रिंग के ऊपर R इक्वल्स टू, रिंग की रेडियस है R और चार्ज इसका है Q, कैपिटल Q, है ना? यस सर। और इसका जो सेंटर है वो है C1 और इसी के जस्ट सामने एक हमने इमेजिनरी सरफेस ले रखी है, ठीक है ना? और ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल है, ठीक है? और इसकी भी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है, इसका सेंटर है C2। इन्हें बात समझ आ गई क्या? आगे सर समझ। हाँ, तो कहता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, इस रिंग की सरकमफेरेंस इसके सेंटर को टच करती है, इस स्फेरिकल सरफेस की सरकमफेरेंस इसके सेंटर को टच करती है, तब इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा ये बताना है। बताइए समझ? मतलब जब दोनों एक दूसरे के सरकमफेरेंस को टच कर रहे होंगे? नहीं, सरकमफेरेंस नहीं, जब एक का सेंटर दूसरे की सरकमफेरेंस को टच करेगा तब। अच्छा, तब इनके भी कितना स्फीयर से कितना निकल रहा है? हाँ, स्फीयर से तब कितना फ्लक्स निकल रहा होगा ये बताना है। और ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होगा, इसके बाद जो आएगा ना मेथड उससे होगा। तो अभी ये लिख लो वरना मैं क्वेश्चन देना भूल जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, ऊपर लिख देना अदर मेथड, तो याद रहेगा तुम्हें। अदर मेथड नहीं, इसके ऊपर गॉस लॉ लिख लो, तो गॉस लॉ से ये होगा, वो हम बताएंगे तो करना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, गॉस लॉ के ऊपर ये बेस्ड है क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन सुन लो एक बार अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो। कहता है जब एक बॉडी की सरकमफेरेंस दूसरी बॉडी के सेंटर को और दूसरी बॉडी की सरकमफेरेंस पहली बॉडी के सेंटर को टच करती है, तब इस स्फेरिकल बॉडी से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, चलो दूसरा इसका करते हैं हम लोग कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है कि फ्लक्स ऐसी बॉडी से जब हमारी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, flux in case of non-uniform field। तो मान लो एक हमारे पास फील्ड है जिसकी वैल्यू है इज इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप, सही ना सर? अब अगर मैंने यहाँ पे x लिखा, इसका मतलब है कि जैसे जैसे x की वैल्यू मैं चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती जाएगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अभी देखना ध्यान से। कहता है कि ये हमारा x y z एक्सिस है, ये एक्सिस है x, ये है y, ये है z, यहां पर एक क्यूब रखा हुआ है कुछ ऐसा,
ऐसा एक क्यूब रखा है, क्यूब के इस पॉइंट के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है x, मतलब 10 मीटर, ठीक है ना, और क्यूब की हर एक साइड 10 मीटर की है। बात आ रही समझ? यस सर। हाँ, एक क्यूब है जिसकी साइड है 10 मीटर और ये जो क्यूब है ओरिजिन से 10 मीटर पे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है E नॉट x, मतलब वेरिएबल फील्ड है, x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो बताना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है सर, बता। और E नॉट की वैल्यू मैं दे देता हूँ 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। यस सर। चलिए एक बार क्वेश्चन उतार के फिर बताते। क्वेश्चन लिख रहे हो? हाँ, क्वेश्चन आप लिखते हो ना, उसके बाद यहाँ पे दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, लिख रहा हूँ। कह रहा है जो हमारी फील्ड है वो वेरिएबल है E नॉट x, x की वैल्यू चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। E नॉट की वैल्यू 5 वोल्ट पर मीटर है। कहता है एक क्यूब है जो ओरिजिन से 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है और इसकी हर एक साइड 10 मीटर है। तो बताना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। चलिए करिए। क्या वो वाला मेथड लगेगा जितना आया उतना गया सब मिलके 0? नहीं सर, वो नहीं, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड अब चेंज हो रही, यानी ऑपोजिट साइड का फ्लक्स इक्वल नहीं होगा, तो कट होके 0 नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ना। इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब वो एरिया ही तो हो गया भाई। सर E नॉट इंटीग्रेशन E नॉट डॉट डी ए लिखते हो ना, तो E तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। हाँ, E नॉट मतलब 5, वो तो कांस्टेंट है ना। x की वैल्यू आगे इंटू कर दो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से नहीं होगा ये? इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता देता हूँ, देख लो। सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, सबसे पहले सोचेंगे हर वो सरफेस जो परपेंडिकुलर होगी फ्लक्स के, उससे जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, हाँ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर होगी वो 0 होगी ना। यस सर। तो इसके हम लोग देख लेंगे कितने एरियल वेक्टर होंगे। एक ये एरियल वेक्टर, एक इसके अपोजिट, एक इधर और एक इसके अपोजिट, एक सामने और इसके पीछे अपोजिट, है ना। यस सर। ये फ्लक्स 0, ये फ्लक्स 0, ये फ्लक्स 0, ये फ्लक्स 0, क्योंकि ये हमेशा एंगल कितना बना रहे हैं 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो इनके फ्लक्स हो जाएंगे 0। सिर्फ बचेगा ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस। तो मैंने माना यहाँ का जो फ्लक्स है वो है φ1। अब φ1 देख लो, φ1 का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन E डॉट dA, ठीक है ना। अब मैंने कहा E यहाँ पे है 5 और x अगर मैं इस सरफेस के ले रहा हूं तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 20, हाँ या ना। 20 यस सर। तो हमने लिखा E नॉट x की वैल्यू 20 और एरिया इंटीग्रेशन ऑफ dA मतलब ये एरिया का इंटीग्रेशन, ये एरिया कितना होगा 100, तो मैं लिखूंगा 100, हाँ या ना। सही है? यस सर। तो इसको मैं लिख दूंगा 5 to the 10 मतलब 10⁴ और ये आ जाएगा अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी फ्लक्स की? कौन सर, किसकी? φ1 की प्लस? हाँ, फाई की यूनिट बताओ जरा। फाई की यूनिट वोल्ट मीटर सर, न्यूटन में, वोल्ट मीटर। हाँ, ई की होती वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर मीटर कैंसिल, तो वोल्ट मीटर बच गया, सही है ना। ठीक है सर। φ2 देख लो, φ2 मतलब इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। तो मैंने देखा यहाँ पे E नॉट तो 5 ही रहेगा, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी बेटा 10, तो मैंने x की वैल्यू ले ली 10 इंटू एरिया वापस से वही 100 हो जाएगा। लेकिन एंगल की बात करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में और एरियल वेक्टर नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो एंगल 180 cos 180 कितना -1।
यानी कि आ जाएगा माइनस का 5 इंटू 10⁻³ तो जो नेट फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 5₁ प्लस 5₂। दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 10 और ये आएगा 5, मतलब 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट मीटर। समझ पाए बात को? यस सर। हाँ जी, लिख लो जल्दी से। ऐसे ही कर रहे थे क्या? यस सर, ऐसे ही कर रहा था पहले। हाँ, लेकिन तुम बोल रहे थे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सर वो नहीं, मेरे को लगा वो चेंज हो रहा है। अच्छा। बाद में मेरे को हाँ, यहाँ उसमें पे x चेंज हो रहा है ना, तो x की वैल्यू तो मेरे को पता है, इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा। हाँ सर, वो जैसे सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन करते थे ना जिनमें अच्छा अच्छा, डेंसिटी चेंज करते थे। हाँ हाँ, अभी वैसे ही कर रहा था समझ इसको। समझ गए इस बात को? यस सर। हाँ जी, हटा दूं क्या? बता दो सर। ठीक है, गुड। इसका भी एक क्वेश्चन करके ये दे देता हूं, ठीक है ना? क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है E0 x प्लस 1 i कैप, और बाकी क्वेश्चन वही है, कहता है फाइंड फ्लक्स सर E0 x। x प्लस 1। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? और E0 की वैल्यू वापस से 5 है। ठीक है सर, कर लोगे ना? कर लूंगा सर, वैसे ही हो जाएगा। हाँ, वैसे ही हो जाएगा, बस थोड़ा सॉल्व कर लेना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन Yes. ओरल पूछ रहा हूँ, ऐसे ही बताना। कहता है कि एक हमारा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पांच HCl डाल दिए गए, है ना? 5 HCl समझते हो? डायपोल। सर। अच्छा ठीक है ठीक है। तो बताना उससे कितना फ्लक्स निकलेगा बॉक्स से? हाँ, मान लो एक क्यूब है, मान लो एक क्यूब है, उसकी साइड है स्मॉल है, उसके अंदर 5 HCl डाल दिए मैंने। यस सर। तो बताना उस बॉक्स से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, बता सकते हो क्या? हाँ जी, मतलब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो एक सरफेस से बाहर आ रहा होगा। ना, गलत बात। सर उसमें सारे सरफेस परपेंडिकुलर होंगे ना? हाँ, वो तो सही कह रहे हो, लेकिन अब तुम थोड़ा ध्यान दो। HCl हमारा डायपोल होता है, H में पॉजिटिव चार्ज, Cl पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, हाँ या ना? यस सर, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो बाहर की तरफ जाएंगी, हाँ या ना? यस सर। बाहर आएंगी, यानी बॉक्स से फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है। यस सर। और Cl नेगेटिव है, यानी फील्ड अंदर की तरफ जाएंगी, यानी बॉक्स से अंदर की तरफ जा रहा है, तो 0। हाँ बिल्कुल सही, यानी जितना बाहर आ रहा है उतना ही अंदर जा रहा है, यानी नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0। समझ पाए बात को? यस सर। बिल्कुल सही। अब हम लोग पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से भी और जेईई नीट के लिहाज से भी, जिसका नाम है गॉस लॉ। सर वो है इसमें मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज बेटा वो मैग्नेट वाले चैप्टर में आएगा तुम्हारे। अच्छा, नहीं मेरे पास जो बुक थी ना उसमें इसमें दिया हुआ था, उसमें हाँ, वो आएगा जब, अभी तुम्हें पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे तब आएगा, ठीक है ना? अच्छा। वो एनर्जी में काम आएगा, ठीक है? चलिए, तो गॉस लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि मान लो कोई हमारी सरफेस है और इसके ऊपर चार्ज दिया गया है, तो किसी क्लोज्ड सरफेस से, मैंने इतना पार्ट ले लिया, ये क्लोज सरफेस है, इसमें निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा? इसके अंदर जितने चार्ज है Q इनसाइड, उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। बात आ रही समझ? कहा गया किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड मतलब जो लिंकेज होता है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, वो उसके इनसाइड जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है ना? हाँ, तो कहा गया कि किसी भी क्लोज, ये क्लोज सरफेस होना जरूरी है, क्लोज ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर मान लो ओपन सरफेस है तो क्या हम उससे पास होने वाले फ्लक्स को काउंट कर पाएंगे?
नो सर। नहीं, वैलिड तब भी है लेकिन तब हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमेशा क्लोज सरफेस के लिए इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अभी अभी हम लोग ने फाई का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस या डी ए, और इसकी वैल्यू इसी के इक्वल होगी, यानी कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस थ्योरम है। बात आ रही समझ? यस सर। समझ आ गया? इसको गॉस थ्योरम बोलते हैं बेटा। ठीक है सर। कहा गया, फिर से सुन लो, कहा गया किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स जो होता है वो उसके अंदर जो चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। फ्लक्स को हम लोग ई डॉट डी ए भी कहते हैं, तो इसको लिख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इन लिखना जरूरी है, इनका मतलब है इनसाइड, इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसी से मतलब है, बाहर वाले से मतलब नहीं है, ठीक है ना। यस सर। ये लिख दिया बेटा? सर एक मिनट बस। हाँ, बाकी क्लास में इसकी थियरी पूरी मैं लिखा दूंगा, ठीक है ना। यस सर। ये हटा दिया जाए। सर एक मिनट, मैं पहले आपको डायग्राम देख रहा था ना। हाँ, डायग्राम देख लो, और जो डॉट है इसको डॉट प्रोडक्ट याद रखना, डॉट प्रोडक्ट। ये जो डीए होता है याद रखेंगे, ये डीए। अच्छा, ये जो डॉटेड मैंने सरफेस बनाई है इसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? गॉसियन सरफेस। हाँ, इसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। हम इसे कहीं पे भी ले सकते हैं, किसी भी शेप की ले सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। और जो डी ए है वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। डीए सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस मतलब इसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, चलो ये हटा दूं क्या? हटा दो सर। ठीक है, एक छोटा सा इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। अब मान लो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, QZ है, और यहाँ पे एक Q4 है बाहर, ठीक है ना। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाए इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, यही होता है। यस सर। तो अभी मुझसे इस सरफेस के अंदर पूछा गया तो हमें सिर्फ इन्हीं से मतलब है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस QZ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा, Q4 से मतलब हमें नहीं है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, क्यों मतलब नहीं है इसके बारे में कुछ बताओगे? Q4 मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा? यहाँ हम लोग Q इनसाइड ही क्यों लेते हैं, Q आउटसाइड वाले को काउंट क्यों नहीं करते हैं? क्या इसका इससे फ्लक्स नहीं जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा, तो उसे लेते क्यों नहीं? सर उससे जितना आ रहा होगा उतना ही बाहर जा रहा होगा। बिल्कुल सही, क्या बात कही, वेरी गुड। अब यहाँ से देखो Q4 का जो फ्लक्स है मान लो इधर जा रहा है, 3 फ्लक्स लाइन इससे जा रही है ऐसे, ठीक है ना। अगर 3 इधर से एंटर करी तो इधर से 3 बाहर भी तो आ रही है ना। यस सर। ऐसा और ऐसा, यानी जितना फ्लक्स एंटर किया उतना एग्जिट किया, यानी Q4 की वजह से नेट फ्लक्स क्या हो जाए? 0 सर, 0 बचा सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि इनकी वजह से सिर्फ बाहर जा रहा है, अंदर तो कोई आ नहीं रहा है, इस वजह से मैं यहाँ Q इनसाइड लिखता हूँ। समझ पा रहे हो बात को अच्छी तरह? यस सर। वेरी गुड। अब इसके 4-5 क्वेश्चन है, मैं उसे कर देता हूँ, तुम ना करना, तुम सिर्फ सीखना, जहां डाउट हो बताना, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझने में थोड़ा तुम्हें 3 डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, कहता है एक हमारे पास हेमीस्फेयर और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q, बताओ इससे कितना फ्लक्स निकल रहा हो? बता सकते हो? तो मैंने लिखा कितना आएगा फ्लक्स जो होगा ना,
उसको हम लिखते हैं क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही लिखते हैं ना। यस सर। लेकिन ये बताओ क्या पूरा का पूरा फ्लक्स इससे ये निकल रहा होगा? आधा फ्लक्स तो इससे निकल ही नहीं रहा होगा। हाँ मतलब कुछ एक पर्टिकुलर एरिया से ही निकलेगा, क्योंकि ये देखो यहां से अगर मैं लाइन खींचूं तो ये चार्ज आधा सरफेस के बाहर होगा, आधा सरफेस के अंदर होगा, हाँ या ना? यस सर। तो आधा फ्लक्स तो इसका इधर निकल जा रहा होगा, पूरा इधर से यूं सर। यानी कि सिर्फ आधा ही चार्ज अगर बॉडी के अंदर है तो यहां मैं क्या लिखूंगा? Q/2, हाँ या ना? यस सर। समझ पाए बात को? यस सर। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, इसको साथ में बना लीजिएगा बेटा। सर ये उतार लेता हूँ एक बार। हाँ हाँ लिख लो। हो गया सर? हाँ हो गया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसको समझने के लिए तुम्हें 3 डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। मैं पहले बना दूं क्वेश्चन। कहता है बेटा कि एक हमारे पास क्यूब है, समझ रहे हो? एक क्यूब है और क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है क्यूब। कहता है बताओ क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है ना? ये इसके अंदर है या इसके सरफेस पे है? बस एक कॉर्नर पे, इतना बताया गया। अच्छा मतलब चार्ज तो पूरा अंदर है ना क्यूब के? चार्ज पूरा अंदर हो ही नहीं पाएगा। अगर कॉर्नर पे है तो पहले हम ये सोचेंगे चार्ज का कौन सा पार्ट वो शेयर कर रहा होगा, है ना? यस सर। तो अगर मैं कहूं वाटरमेलन का कौन सा पीस एक रूम के कॉर्नर पे फिट आ जाएगा? 1/4, 1/2 या 1/8? सोच के बताओ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ जो हमारा रूम का कॉर्नर होता है वो कितने प्लेन से मिलके बना होता है? 3 से। 3 से, यानी 3 प्लेन वाला कोई पीस चाहिए ना मेरे को। यस सर। तो 3 प्लेन वाला कौन सा होता है पीस? 1/8 या 1/4? 1/8। 1/8 होगा ना, यानी इसके अंदर जो चार्ज है वो सिर्फ 1/8 है। तो मैं लिखूंगा फ्लक्स इज इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? यस सर। इसको मैं 5 फ्लक्स थ्रू क्यूब लिख दूं। अच्छा एक बात और बताना बेटा, अगर मैं यहां से पूछूं कि क्यूब के एक सरफेस से कितना निकल रहा होगा तो बता सकते हो? एक सरफेस से? हाँ सर वो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब Q/48। यस सर। हाँ सोचा सही था, गलत आंसर है। अब बोलो क्यों? ध्यान से देखना बेटा। कोई कुछ सरफेस इसके परपेंडिकुलर होंगे। हाँ देखो, ये एक स्क्वायर है, मैं यहाँ पे चार्ज रखता हूँ, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर दिख रही है। तो जो लाइन इधर जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरियल वेक्टर, तो ये एंगल कितना बना? 90 डिग्री, हाँ या ना? यस सर। यानी जो जो फेस हमारे चार्ज के साथ टच में होगा उसका फ्लक्स क्या हो गया? 90 डिग्री। 0, मतलब फ्लक्स तो 0 हो गया ना? यस सर। यानी सिर्फ हमारी 3 सरफेस हैं जो हमारे चार्ज को ले रही हैं, हाँ या ना? यस सर। अगर 3 सरफेस से हैं तो मुझे इसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से या 6 से? 3 से कर दो सर अब। बिल्कुल, तो मैंने लिखा 5 थ्रू एक फेस लिख देते, 1 फेस, है ना? 1 फेस या 1 सरफेस लिख दो तो भी चलेगा। 1 सरफेस टच कर रही होंगी Q/20। हाँ बेटा, जो टच कर रही होंगी बस उन्हीं के लिए 0 होगा। वही तो 0 होगा, जो जो टच कर जाएगी वो 0 हो जाएगा। अच्छा मतलब बाकी जो जैसे अब कोई और फिगर होगी जिसमें 6 की जगह ज्यादा फेसेस होंगे तो उनमें भी जो टच कर रही होगी, हाँ जो भी टच में आएगी वो सब 0 हो जाएंगे। इधर देखा ना तुमने, ये मेरा मान लो एक चार्ज है ना? और ये हमारी फील्ड लाइन जा रही है हर एक डायरेक्शन में,
तो अगर इस सरफेस की बात करूं, अगर आपसे पूछता है इस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, परपेंडिकुलर वेक्टर एरियल वेक्टर ये 90 डिग्री बन गया ना, तो इस डायरेक्शन से तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लेन उसका मैच कर गया, हाँ या ना? यस सर। तो उससे तो कोई फ्लक्स जा नहीं पाएगा। यस सर। हाँ, अच्छा इसे ऐसे और समझ सकते हो, 10th क्लास में जब तुम जनरेटर पढ़ रहे थे, जनरेटर, यस सर। तो उसके बीच में जो वायर घूमता था आर्मेचर जिसे बोलते थे, हाँ उसमें जो 90 डिग्री वाले होते थे, हाँ वो जब फील्ड के पैरेलल होता था तो कोई करंट उससे फ्लो करती थी क्या? सर नहीं, यानी कि उससे कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही है। यस सर। सेम यही है, देखो चार्ज के पैरेलल मतलब फील्ड लाइन के पैरेलल है तो इससे कोई लाइन पास नहीं होगी, यानी फ्लक्स जीरो हो गया, हाँ या ना? यस सर। यानी कि जो जो टच में होगी हमारी सरफेस उसका फ्लक्स जीरो, बाकी बची 3, यानी टोटल फ्लक्स सिर्फ 3 में डिवाइड होगा, तो मैंने 3 से डिवाइड करके 24 लिख दिया। समझ आई बात ये? यस सर। वेरी गुड, आगे कर लिया जाए। हाँ सर, इस क्लास में है ये जनरेटर वगैरह सब? हाँ एसी में है आगे। हाँ वो भूल गए हैं ना सारे पीछे, उस 10th के। ठीक है, कोई नहीं, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट वन आता है आपका, कहता है कि एक क्यूब है, देखना ध्यान से। अब मैंने क्यूब के सेंटर पे रख दिया अंदर, है ना? अब बताओ चार्ज। यस। अब फ्लक्स कितना होगा? क्या जो फ्लक्स थ्रू क्यूब है वो अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या? होना तो चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज अब इसके अंदर है, क्यूब के अंदर है चार्ज, है ना? तो क्यू इनसाइड क्यू हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ पाए? यस सर। और अगर मैं एक सरफेस से पूछूं इसकी, तो क्या लिखोगे? 6 से डिवाइड। बिल्कुल सही, क्योंकि अब कोई टच नहीं कर रहा तो 6 एप्सिलॉन नॉट, सही है ना? यस सर। नेक्स्ट वन देखो, इसी से रिलेटेड, एक फेस होता है ना, एक फेस Yes, के सेंटर पे मैंने रख दिया है, यहां पर ठीक। एक फेस के सेंटर पे, मान लो तुम्हारी फ्रंट जो सरफेस है उसके सेंटर पे रख दिया है, तो बता सकते हो कितना फ्लक्स पास होगा क्यूब से? सर Q/2 वही। बिल्कुल सही, क्योंकि अब आधा तुम्हारी तरफ होगा, आधा सरफेस के अंदर होगा, यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? यस सर यस। अच्छा एक सरफेस से पूछूं तो? सर एक सरफेस से? हाँ, एक सरफेस से होगी कितनी? सर 6 से डिवाइड हो जाएगा इस बार भी। गलत। 5 से 4 5 इससे अंदर जा रहे हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक सरफेस की डिस्टेंस अलग अलग होगी, हाँ या ना? हाँ वो तो होगी, तो हम लोग उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये मतलब इंडिविजुअल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा हर सरफेस पे? इक्वल सरफेस पे होगा नहीं, क्योंकि फ्रंट के जो अपोजिट सरफेस होगी उसकी डिस्टेंस अलग होगी, साइड वालों की अलग होगी, इस वजह से हम लोग काउंट नहीं कर सकते, हर तरफ इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, साइड के मिड पॉइंट पे रख दूं तब क्या होगा? यस सर। साइड के मिड पॉइंट पे रख दूं तब क्या होगा? साइड के मिड पॉइंट पे? हाँ, सर फिर वो Q/4 E नॉट हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये आ जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। और क्या सरफेस वाला कैलकुलेट कर पाओगे अब भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं, अब भी क्योंकि लगा हर एक पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग है, तो कांट कैलकुलेट। समझ आ रही बात? यस सर। ठीक है, हो गया? ठीक है, चलो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, इसे देख लेना अच्छे से, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, ठीक है, बाय।